अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, डाटा वेयर हाउसिंग CS614। बहुत सारे सब स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट है और इससे कोई भी अच्छे लेक्चर मौजूद नहीं था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो लेक्चर बनाऊं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर 5 लेक्चर्स के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, या जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी पास पेपर्स में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर दिए। तो हम हाईलाइटेड चीज़ों को देखेंगे। ये सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। तो लेकिन उसके अंदर जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडिशनल हैं, तो हम उनको छोड़कर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। इस सीरीज़ के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी इस सीरीज़ के अंदर कवर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल में हमारे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है वो आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें इस सब्जेक्ट की और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। आप स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये भी इंट्रोडक्शन टू डाटा वेयर हाउसिंग पार्ट 1 है। आज हम पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक देखेंगे। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डाटा वेयर हाउस होता क्या है। तो डाटा वेयर हाउस हमारे पास एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम की टाइप है, ठीक है। जैसे कि डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आपने DBMS पढ़ा होगा CS403 में, तो वैसे ही एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले 5 लेक्चर में तो इसका इंट्रोडक्शन ही है कि इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया हुआ है कि इसकी हिस्ट्री क्यों क्या क्या थी, इसको क्यों हमें ज़रूरत पड़ी डाटा वेयर हाउस को बिल्ड करने की, हिस्ट्री में कैसे ये बिल्ड हुआ, उसके बाद हम ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो यही सारी चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन में इंक्लूड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग वाला पेज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 डेफिनेशन आपको बताई हुई है कि डाटा वेयर हाउस की नीड क्यों थी। ये जो है हमारे पास 2 जो लाइन्स हैं, ये आपके MCQs में आती हैं कि ड्राउनिंग इन द डाटा एंड स्टार्विंग फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्विंग मिस होता है या फिर इन्फॉर्मेशन मिस होता है, तो आपने MCQs को फिल करना होता है। इसके अलावा नॉलेज इज पावर और इंटेलिजेंस इज एब्सोल्यूट पावर। तो ये भी आपका MCQs यहाँ से आता है। बाकी आपने इसमें पेज से कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना। यहाँ से हम जो ऊपर आपको जितना कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम इस टेबल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपकी फिगर 1.1 है। इस फिगर में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास डाटा होता है। डाटा क्या होता है? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि एक सिंपल सा किसी भी चीज़ का डाटा हो सकता है, वो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डाटा को बाद में किसी भी प्रोसेस से गुजारने के बाद हम उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। डाटा के बाद इन्फॉर्मेशन जब जिस इंसान के पास होती है उसके पास नॉलेज हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो उसके पास नॉलेज है। और जिसके पास नॉलेज है उसको हम इंटेलिजेंस समझते हैं। तो नॉलेज से इंटेलिजेंस आ गया। इंटेलिजेंस से मिलती है हमें पावर और पावर से मिलती है आपको मनी। तो यहाँ पे इन्होंने डॉलर का साइन मनी के लिए शो करवाया। तो इस जो है वो टेबल को आपने ऐसे ही याद करना है, इस पैरामिड को, और यहाँ से आप लोगों ने इसको इसी तरतीब से याद रखना है कि पहले डाटा होता है, फिर इन्फॉर्मेशन, फिर नॉलेज, फिर इंटेलिजेंस, फिर पावर और फिर डॉलर है। ये आपको फिर लेबल करने के लिए भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ से MCQs भी आते हैं। अब नीचे इन लोगों ने इसी चीज़ों को डिफाइन किया। सबसे पहले ने बताया कि डाटा क्या है। डाटा हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है, कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो सकता है, जिसे कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करेगा। अब हमारे पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन कैसे बनती है, तो हमें बाय प्रोसेसिंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग द डाटा। डाटा को किसी भी प्रोसेस से गुजारने के बाद या फिर समराइज़ करने के बाद या फिर एनालाइज करने के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो डाटा की प्रोसेस फॉर्म होती है। सो इन्फॉर्मेशन इज प्रोसीड डाटा। सो इसको हम प्रोसीड डाटा भी कह सकते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को। सो इट बिकम यूजफुल। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूजफुल हो चुकी होती है, जो हमारे पास हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन का आंसर कर सकती है। और जबकि नॉलेज ऑन द अदर हैंड इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और डाटा। या आपने MCQs आपका आ सकता है कि नॉलेज इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डाटा। तो आप पूछ सकते हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन की जो है वो एप्लीकेशन कौन सी है, वो नॉलेज है। उसके बाद विजडम क्या है हमारे पास? ये इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। तो ये भी आपने याद रखना है। और फिर हमारे पास नॉलेज इज पावर को रिमेंबर रखना है। तो ये आपने जो ऊपर से आप टेबल को इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, जो हाईलाइट किए मैंने पॉइंट्स, आप ये कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास हिस्टोरिकल ओवरव्यू है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे DSS की फुल फॉर्म पूछ जाती है, तो वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म आपने MCQs के लिए याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास नीचे हमें एक टेबल दिया हुआ है, तो हम उससे ही सारी चीज़ें देखेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1960 से लेके 1990 तक का आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है, और इस ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आगे इसी ओवरव्यू को एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले 1960 में क्या हुआ कि मास्टर फाइल्स और रिपोर्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा बनने लगी थी, ठीक है। हमारे पास मास्टर फाइल 1960 में यूज़ हुई। 5 साल के बाद यानी कि 1965 में बहुत ज़्यादा मास्टर फाइल को पॉपुलैरिटी मिली और बहुत सारी लॉट्स ऑफ मास्टर फाइल इस्तेमाल होना शुरू हो गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमारे पास इन्हें फ्यू दिखाई हैं आपको 1960 में, और 1965 में आपको उन्हें बहुत सारी मास्टर फाइल दिखाई हैं, क्या बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था
उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी थी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की। तो 1970 में डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी या फिर DBMS को यूज़ किया गया। उसके बाद 1975 में ऑनलाइन हाई परफॉर्मेंस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 1980 में हमारे पास PC और 4GL टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हुई। उसके बाद 1985 में हमारे पास एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम और एक्सट्रैक्ट प्रोसेसिंग आ गई, और 1990 में हमारे पास द लेगेसी सिस्टम आ गया, जिसको हम वेब सिस्टम भी कहते हैं। अब इन सारों की हिस्ट्री हम डिटेल में देखेंगे आगे। अब इस टेबल में से आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉपर इस तरह से याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है, इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है, और MCQs भी इसमें से आ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी डेट को याद रखना है। पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि टेबल बना हुआ था और एक साइड पे लिखा हुआ था मास्टर फाइल्स एंड रिपोर्ट, और दूसरी साइड पे आपने उसका ईयर लिखना था 1960, और इस तरह से लॉट्स ऑफ मास्टर फाइल्स आ गई थी, और 1965 आपने ईयर लिखना था। और फिर यही एक क्वेश्चन एक दूसरे स्टूडेंट्स को इस तरह से आया कि डेट्स लिखी हुई थी, यानी कि ईयर्स लिखे हुए थे, और बताया पूछा हुआ था कि 1960 में क्या हुआ था, मास्टर फाइल्स और रिपोर्ट्स बनी थी, यानी कि टेबल इस तरह से आया हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से। अब यहाँ पे हमने आपको स्टार्ट किया है 1960 वाली बात सबसे पहले, कि मास्टर फाइल्स और मैग्नेटिक टेप जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि डाटा बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट होने लगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई है। वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे उन्होंने आपको इस पैराग्राफ में वो प्रॉब्लम्स भी बताई हुई हैं। तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम मास्टर फाइल्स की वजह से जो है वो अकर हुई थी। मास्टर फाइल्स की वजह से डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट हो रहा था। रिडेंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, ठीक है। रिडेंडेंसी ऑफ डाटा मतलब कि डाटा बहुत डुप्लीकेट हो रहा था। तो यहाँ पे कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी। वो कौन कौन सी थी? डाटा कोहेरेंसी थी, यानी कि आप हमारे पास डाटा को सिंक्रोनाइज करना था, अप टू डेट करना था हमें। डाटा को मेंटेन करना कम्प्लेक्स हो गया था। डाटा के प्रोग्राम की डेवलपमेंट भी कम्प्लेक्स हो चुकी थी, क्योंकि आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो चुका था, मास्टर्स फाइल बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और इसलिए वजह से ये कम्प्लेक्स बनता जा रहा था। इसके अलावा इन सारी मास्टर्स फाइल्स को मैनेज करने के लिए आपको एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत थी, ताकि आप उन मैग्नेटिक टैब्स को, उन मास्टर फाइल्स को सपोर्ट कर सकें। तो ये 4 हमारे पास इसकी प्रॉब्लम्स थे। तो ये पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ था वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे MIS की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, और हमारे पास जो है वो ये चीज़ मैग्नेटिक टेप्स और मास्टर फाइल्स हैं, वो हमारे पास MIS में यूज़ हो रही थी। इसके अलावा ATM सिस्टम में यूज़ हो रही थी, एयरलाइन फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन बढ़ती हुई इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। यहाँ पे उन्होंने आपको लिखा है कि इन अ नेट शेल द इनहेरिट प्रॉब्लम ऑफ मास्टर फाइल्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो इनहेरिट हुई थी नेट शेल के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लिमिटेशन हो गई थी मीडियम में, और इस तरह से बोटल नेक प्रॉब्लम को कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? ये प्रॉब्लम जो है वो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, ताकि आप उस प्रॉब्लम से कोई नए सोल्यूशन को फाइंड करें। तो यही प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी बन गई थी, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उनने एक रिसर्चर ने कुछ न्यू इन्वेंट कर लिया था, और वो इन्वेंशन क्या थी? वो हमारे पास DASD की इन्वेंशन थी, जो 1970 में हुई थी। आपने इनकी डेट्स याद रखनी है। 1970 में एक न्यू टेक्नोलॉजी हुई, जो स्टोरेज के लिए बेसिकली टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, ताकि स्टोरेज जो है वो आसानी से डाटा को स्टोर किया जा सके। इसके अलावा डाटा को एक्सेस भी आराम से किया जा सके और स्टोर भी किया जा सके। उस वजह से हमने DASD को इन्वेंट किया, ठीक है। और ये मेरे पास एक डिस्क स्टोरेज था और नॉन सिक्वेंशियल था। वैसे इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, आपको MCQ जा सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट पॉइंट किया आपने सिर्फ वही प्रिपेयर करने। इसके अलावा ऊपर हम टेबल में देख चुके हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। DST का इन्वेंट हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो DASD हमारे पास 1970 में इन्वेंट हुआ था, और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक नया सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया गया, जिसे DBMS का नाम दिया गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या करता था? ये DBMS जो है वो प्रोग्रामर्स को फैसिलिटेट करता था कि वो जो है वो DASD के अंदर डाटा को स्टोर भी कर सकें और डाटा को आराम से एक्सेस भी कर सकें, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो चुका था। DSD के अंदर डाटा को इंडेक्सिंग के थ्रू भी स्टोर किया जाने लगा था। उसके बाद हमारे पास PC और 4GL आ गई। अब ये क्या है? 4GL और PC मतलब 4 हमारे G की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है कि 4th जनरेशन लैंग्वेज है। ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम था जो डायरेक्ट ही कंट्रोलिंग कर रहा था डाटा की सिस्टम को, यानी कि उससे हम डायरेक्ट ही डाटा को कंट्रोल कर पा रहे थे। तो आपने बस ये 1-2 पॉइंट इसके बारे में याद रखने, बाकी डिटेल में इसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद हमने जैसा कि ऊपर टेबल में देख लिया था, उसके बाद हमारे पास एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम आ गया। एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम अब बहुत पॉपुलर होने लगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था उस टाइम में। लेकिन ये क्या करता था कि जितनी भी डाटाबेस के अंदर फाइल्स थी उन सबको स्कैन करके आपको आपकी रिक्वायर्ड फाइल दे देता था। उसके अंदर सब क्या होता था कि आपने क्राइटेरिया कोई सिलेक्ट करना था कि इस क्राइटेरिया में या फिर ये वाली फ़ाइल मुझे चाहिए, आप क्राइटेरिया मेंशन करते थे, और वो एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम पूरी डाटाबेस को स्कैन करके आपको वही फ़ाइल लाके दे देता था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, और ये एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम बहुत अट्रैक्टिव बन गया इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। उसके बाद स्पाइडर वेब है। स्पाइडर वेब भी हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम है, यानी कि हमने एक्सट्रैक्ट को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसका भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास एक स्पाइडर वेब का प्रोग्राम बन गया था यहाँ पर।
तो इसके बारे में आपने क्या याद रखना है कि ये हमारे पास एक ऐसा आर्किटेक्चर था जो लेगेसी सिस्टम पे डिपेंड करता था। ये इसका एमसीक्यू पेपर में ऑलरेडी आ चुका है कि स्पाइडर वेब का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम हमारे पास लेगेसी सिस्टम है और ये लेगेसी सिस्टम का आर्किटेक्चर है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये वाला जो टॉपिक लास्ट वाला है इसको आप चाहें तो एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, बाकी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक सीईओ की एक ऑर्गेनाइजेशन की ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है डाटा वेयर हाउस का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया हुआ एक मोरेला के बारे में। मोरेला के बारे में डिटेल आपके इस पूरे हैंडआउट्स में नहीं है, बस यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कुछ लाइंस ऐड कर दी हैं, तो आप एमसीक्यूज के लिए इनको देख लीजिएगा। मोरेला क्या था, जिसकी वजह से सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी थी और कॉस्ट डिक्रीज़ होगी थी। ये आपने याद रखना है कि इस ला के बाद चाहे वो सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना इसका मकसद था और कॉस्ट को डिक्रीज़ करना था, और इसकी वजह से क्या हुआ कि स्टोरेज इंक्रीज़ होगी थी और कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी थी। इसके अलावा सीपीयू जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अब गोइंग अप हो रही थी। तो ये बस इतना आपने इसके बारे में याद रखना है कि एक दो आपको एमसीक्यूज अगर कोई आ जाता है तो इन केस आप इसको देख लीजिएगा। अब हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डाटा वेयर हाउस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। पहला रीज़न था कि डाटा सेट्स बहुत ग्रो करे थे, यानी कि हमारा डाटा बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें से हमेशा कोई ना कोई एमसीक्यू और क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर आप पास पेपर भी चेक करेंगे तो आपको इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है वो पहले देखिए 1 MB किसके इक्वल होता है, ये वाला एमसीक्यू आता है 1 MB इक्वल टू 2⁻20, और बाइट्स में देखें तो 10⁻6 है। आपने बाइट्स वाला भी याद रखना है और दूसरा भी याद रखना है कि 2 की पावर कितनी बनती है। और 1 MB का उनने क्या साइज़ को एस्टिमेट किया डाटा का कि वो स्मॉल नावल के जितना है। उसके बाद 1 GB को कहा गया कि 2 की पावर 30 है उसका साइज़, और उसके अंदर 10 की पावर 9 हमारे पास बाइट्स हैं, और ये हमारे पास एक पेपर रिम के जो है वो इक्वल है। उसके बाद 1 TB है, 1 TB 2 की पावर 40 इसकी जो है वो साइज़ है, और 10 की पावर 12 इसका जो है वो बाइट्स है। और इसके अलावा ये किसके बराबर है, ये 50,000 ट्रीज़ हैं अगर वो चॉप हों और उसके बाद वो जो है वो चॉप होने के बाद उनको कन्वर्ट करने के बाद उनको पेपर बनाया जाए और उसके बाद प्रिंट किया जाए तो वो उसके इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद 2 BP है, 2 BP हमारे पास 1 BP हमारे पास 2 की पावर 50 है, तो आपने याद रखना है कि 1 BP यहाँ पे 2 की पावर 50 है ना कि 2 BP। तो 2 BP हमारे पास 2 की पावर 100 बन जाएगा। इनने आपको 1 BP का एस्टिमेट यहाँ पे दिया है, ये भी एमसीक्यूज़ पेपर में आता है। और 10 की पावर 15 है यहाँ पे। इस तरह से EB में 2 की पावर 60 है और 10 की पावर 18 है। और BP जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, एकेडमिक रिसर्च लाइब्रेरीज जितनी भी USA के अंदर हैं उनने यहाँ पे आपको एस्टिमेशन का बताया हुआ है। और इसके अलावा EB के लिए कहा है कि जितने भी वर्ड ह्यूमन जो है वो बोलता है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा है। उसके बाद नीचे हमारे पास इन लोगों ने इस तरह से आपको भी बताया कि डाटा का साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो रहा था और स्टोरेज की कॉस्ट कम होना शुरू हो गई थी। यहाँ पर एक आपको एग्जांपल भी दी हुई है कि 1990 में हमारे पास 1 MB का डाटा की जो अमाउंट थी यानी कि जो प्राइस थी वो $15 थी, लेकिन 2002 में वो $15 कम हो गए, 100 टाइम्स जो है वो डाउन चले गए। और 2007 के अंदर वही जो रेट था अब वो 1 से भी लेस कर गया, यानी कि 150 टाइम्स लेस हो चुका है आप स्टोर करने का, तो आप इजीली डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ और एग्जांपल्स भी आपको दी हुई हैं। वॉलमार्ट के लिए 24 TB है, फ्रांस टेलीकॉम के लिए 100 TB है, और उसके बाद जो है वो CERN के लिए अप टू 20 BP है बाय 2006, जिससे BP हमारे पास पीटाबाइट है, इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, पीटाबाइट है, और TB की टेराबाइट है। ठीक है, इसकी पीटाबाइट और ये टेराबाइट है। उसके बाद हमारे पास स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सीलरेटर सेंटर में भी यूज़ हुआ था और इसके अंदर 500 TB था। ये वाली जो पॉइंट्स है ना ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो SLAC है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाया हुआ है कि हमारे पास एक समवन से अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास 1 GB डाटा है तो क्या उसके पास वो डाटा वेयर हाउस को बीट कर सकता है। इस तरह से 100 GB का डाटा है, क्या वो डाटा वेयर हाउस को बीट कर सकता है। क्या 1 TB है, क्या वो डाटा वेयर हाउस को बीट कर सकता है। तो इसका आंसर हम लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लोगों को दिया है कि हो सकता है। साइज़ जो है वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, साइज़ इज़ नॉट एवरीथिंग, आगे हम देखेंगे। साइज़ पे जो है वो बिल्कुल भी डाटा वेयर हाउस डिपेंड नहीं करता कि इतना साइज़ डाटा का होना चाहिए उसके बाद ही आप डाटा वेयर हाउस को बिल्ड कर सकते हैं। साइज़ पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि एक कंपनी है उसके पास TB डाटा है लेकिन उसके पास डाटा वेयर हाउस है ही नहीं, ये कंपनी की मर्ज़ी है। उसके बरक्स यानी कि ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, एक कंपनी है उसके पास सिर्फ 500 GB डाटा है मगर उसके पास एक फुली फंक्शनल डाटा वेयर हाउस है जिसके अंदर वो डाटा स्टोर होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये डाटा वेयर हाउस कब बनना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ये किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं करता। इसी को आगे इन्होंने बताया हुआ है कि साइज़ इज़ नॉट एवरीथिंग, हिस्ट्री इज़ द एक्सेलेंट प्रिडिक्टर ऑफ द फ्यूचर। तो ये वाली बस एक लाइन आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है।
उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर एक MCQs आता है कि डाटा वेयर हाउस हमें ऑर्गेनाइजेशन का टोटल व्यू देता है, और यहाँ पे लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में है। लाइन ऑफ बिजनेस LOB की फुल फॉर्म है हमारे पास। इस पैराग्राफ में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको आगे डायग्राम से देखते हैं। इस फिगर में देखें तो ये हमारे पास एक जो है वो बैंक का डाटा वेयर हाउस आपको बताया हुआ है कि बैंक के अंदर जो है वो अकाउंट चेक होते हैं, उसके बाद क्रेडिट कार्ड जो है वो चेक होते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, उसके बाद सेविंग अकाउंट्स हैं, लीजिंग है, ATM है, और फिर अकाउंट चेक होते हैं। तो ये हमारे पास डाटा वेयर हाउस के अंदर ही कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसने बैंक में अकाउंट बनवाया होता है, और फिर उसको देखते हैं कि कितने क्रेडिट कार्ड्स के पास हैं, कितने सेविंग अकाउंट्स हैं उसके पास, कितने ATM कार्ड्स हैं। उसके अकाउंट को चेक करने के बाद ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो है वो बैंक का ATM जो बैंक का डाटा वेयर हाउस है उसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अपने कस्टमर्स के बारे में वो स्टोर होती है। उस इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए उनको ये सारी नॉलेज मिल जाती है। उसके बाद जो सेकंड था वो रीज़न ये था कि बिज़नेस डिमांड इंटेलिजेंस, यानी कि बिज़नेस में इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी हो गया था। अब वो कैसे हो गया था, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल से आपको समझाया हुआ है कि एक DBMS की आपको अप्रोच दी हुई है, डेटाबेस मैनेजमेंट की अप्रोच, और एक आपको इंटेलिजेंस एंटरप्राइज की अप्रोच दी हुई है। DBMS की अप्रोच ये कहती है कि कितने आइटम जो है वो लास्ट मंथ में सोल्ड हुए थे उनकी लिस्ट आपको दे दें, ठीक है। और इंटेलिजेंट अप्रोच है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि कितने आइटम हैं जो एक साथ सोल्ड हुए थे, और कौन सा आइटम है जो अभी स्टॉक में मौजूद है और कौन सा आइटम स्टॉक में मौजूद नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंट एंटरप्राइज हमें ये कहती है कि हम इस चीज़ पे फोकस करें, जबकि DBMS हमें सिर्फ डाटा पे फोकस करने को कहता है। तो ये आपने बाकी एग्जांपल्स भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, MCQs में आपको पूछ सकते हैं, आप एक क्वेश्चन बना के भी आपको दे सकते हैं, तो इसका डिफरेंस आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास तीसरा रीज़न था वो ये था कि बिज़नेस वांट मच मोर, यानी कि बिज़नेस को बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए था, यानी कि क्या हो रहा है बिज़नेस के अंदर, वो क्यों हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या अभी चल रहा है बिज़नेस के अंदर, और क्या आप चाहते हैं कि बिज़नेस में हो। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे पास डाटा वेयर हाउस को बनने की वजह बनी। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ आपको बताई है, MCQs में आता है क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज इज़ नॉट एक्चुअली डाटा वेयर हाउस, यानी कि पहली स्टेज कभी भी डाटा वेयर हाउस नहीं होती, वो हमारे पास प्योर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। तो आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्योर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, और जब स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक गुजरने के बाद ही उसको हम एक्टिव डाटा वेयर हाउस कहते हैं। तो ये आपने याद रखने, ये 2 MCQs आपको पेपर में आ सकते हैं कि पहले स्टेज में डाटा वेयर हाउस नहीं होता, जबकि वो हमारे पास प्योर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, और जब सिस्टम हमारे पास स्टेज 1 से स्टेज 5 तक मूव कर लेता है तो उसके बाद ही हम उसे एक्टिव डाटा वेयर हाउस कहते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर डाटा वेयर हाउस की डेफिनेशन दी हुई है उन्होंने, क्या कंप्लीट रिपोजिटरी ऑफ हिस्टोरिकल कॉर्पोरेट डाटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रांसैक्शन सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर एडहॉक एक्सेस बाय नॉलेज वर्कर्स। तो इसको डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको MCQs में इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं। और इन्होंने नीचे उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। कंप्लीट रिपोजिटरी का मतलब ये है कि डाटा हमारे पास तमाम ब्रांचेस का, तमाम बिजनेस आउटलेट्स का, तमाम चीज़ों का डाटा एक ही जगह पे मौजूद होना चाहिए। ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर हमारे पास मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम MIS भी है, और इसमें हम शीट को टाइप नहीं कर सकते, और ये नॉट ट्रांजैक्शन सिस्टम है। बाकी यहाँ से करने वाला कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एडहॉक के अंदर क्या चीज़ें हैं कि इसके अंदर कोई भी सर्टन प्री डिफाइंड डाटाबेस एक्सेस पैटर्न नहीं होते, इसके अंदर क्वेरीज भी एडवांस में नो नहीं होती, और इसके अंदर हमारे पास SQL को राइट करना डिफिकल्ट होता है। और नॉलेज वर्कर क्या होते हैं, नॉलेज वर्कर डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो कि आपके एनालिस्ट हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं। और इसके अलावा जो यूजर्स होते हैं डाटा वेयर हाउस के, वो नॉलेज वर्कर होते हैं, और अदर वर्ड वो डिसीजन मेकर भी होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने फिर उसकी कंप्लीटनेस बताई है कि जो रियलिटी है वो ये होती है कि अभी वो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो कंप्लीट हो। तो यहाँ से भी करने वाला कुछ नहीं है, यहाँ तक आपने करनी है चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई रिलेशन डाटाबेस आर सो इंपॉर्टेंट फॉर द डाटा वेयर हाउस। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा और इसी का आंसर यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी गिवन है आपको। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि रिलेशन डाटाबेस हमें ये अलाउ करता है कि हम डाटा को नेविगेट कर सकें इन एनी डायरेक्शन, और फॉरेन की और प्राइमरी की स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप डाटा को किसी भी डायरेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं। ये हमारे पास रिलेशन डाटाबेस की इंपॉर्टेंस इन्होंने यहाँ पे बताई है। उसके बाद इन्हें एक और डाटा वेयर हाउस का व्यू आपको यहाँ पे दिखाया है कि वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, टाइम वेरिएट होना चाहिए, और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है कि जो गोल है डाटा का, यानी कि जो डाटा का मकसद है डाटा वेयर हाउस के अंदर, उसका जो मकसद है वो ये है कि वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करे, ये उसका मेन मकसद है। प्लानिंग को इम्प्रूव करे या फिर कंट्रोल को इम्प्रूव करे, तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आ गई। उसके बाद डाटा वेयर हाउस को इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी कि जो डाटा है डाटा वेयर हाउस के अंदर उसको डिफरेंट सोर्सेज से हम लोड कर सकें, और उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन और डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकें। डाटा आप डिफरेंट सोर्सेज से ले रहे हैं, उसके बाद उस डाटा को PDF में, वर्ड में, इमेज में, टेक्स्ट में, किसी भी चीज़ में स्टोर कर सकें। उसके बाद टाइम वेरिएंट क्या है,
टाइम वेरिएंट में ये है कि जो भी डाटा रिकॉर्ड किया जाता है डाटा वेयर हाउस में वो डिफरेंट टाइमिंग्स में होता है। किसी डाटा को किस टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है, किसी को किस में, तो वो भी पता होना चाहिए कि किस टाइम में रिकॉर्ड हुआ है। और नॉन वोलेटाइल क्या है? नॉन वोलेटाइल जो है वो अनलाइक टू OLTP है। OLTP हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। इसको हम आगे देखेंगे कि डाटा को इंसर्ट करने के बाद डाटा वेयर हाउस के अंदर ना तो वो चेंज हो सकता है, ना ही वो रिमूव हो सकता है। ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, ये चीज़ें आपने बस एक एक लाइन के बारे में याद रखनी है, यही काफ़ी है। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू डाटा वेयर हाउस का पार्ट 3। अब यहाँ पे डाटा वेयर हाउस के बारे में आपको मजीद बताया है कि डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा कहाँ से आता है। तो डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा जो है वो हेट्रोजीनियस सोर्सेज से आता है। ये भी MCQs पेपर में आ चुका है, इसको मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में आपने पढ़ा होगा। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। इसका ये मतलब है कि डाटा वेयर हाउस के अंदर जितना भी डाटा आता है वो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है और डिफरेंट फाइल्स के फॉर्मेट होते हैं, डिफरेंट डाटाबेसेस से उनको पिक किया जाता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं वो सिर्फ अपना ही रिकॉर्ड कलेक्ट नहीं करती, बल्कि वो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डाटा लेती हैं ताकि वो उनसे कंपेयर कर सकें प्राइसेस को, गोट को और ये सब चीज़ें। और जो एक्सटर्नल डाटा है उसको भी डाटा वेयर हाउस के अंदर ऐड किया जाता है। हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ डाटा है उस जो एक्सटर्नल सोर्सेज से ली हुई है उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा ले रहे हैं डिफरेंट, उसको हम अपने डाटा वेयर हाउस के अंदर डाल रहे हैं, कोई भी हम उसका रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो उसकी जो क्वालिटी है उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हाँ बी ट्री का टॉपिक है। बी ट्री का टॉपिक भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है। इसके अलावा आपको MCQs भी आते हैं। बी ट्री क्या है? बी ट्री एक डाटा स्ट्रक्चर है जो इंडेक्स को इस्तेमाल करता है ताकि आपको डाटा को एक्सेस कर सकें आप। ठीक है, रिकॉर्ड और डाटा एक ही चीज़ होती है। ठीक है, बी ट्री इज़ यूज्ड एज एन इंडेक्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू रिकॉर्ड विदाउट एक्चुअली स्कैनिंग द एंटायर टेबल। यानी कि पूरे टेबल को आपको जो है वो स्कैन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप इंडेक्स की मदद से आपको जो रिकॉर्ड चाहिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली बी ट्री का मेन जो है मकसद है। इसको आप अंडरस्टैंड कर ले, बाकी आप अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं। बी ट्री हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इंडेक्सिंग को यूज़ करता है और इंडेक्सेस को इस्तेमाल करते हुए ये कोई भी रिकॉर्ड आप एक्सेस कर सकते हैं और एक्चुअली आपको पूरा टेबल स्कैन नहीं करना पड़ेगा, बगैर स्कैन की ही आपको वो चीज़ दे देगा। तो ये बहुत लार्ज डाटाबेस पे बहुत आसानी से आपको काम कर सकता है और बहुत ही लार्ज डाटा वेयर हाउस बी ट्री जो है वो बहुत लार्ज भी हो सकता है, वहाँ से आपको आराम से ये डाटा दे देगा। इसके अलावा हमारे पास जो मेमोरी ब्लॉक है वो इसके बी ट्री के नोड पे स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं। बी ट्री इन्वॉल्व्स जो है हमारे पास O log into n पेज फॉल्ट है। ये भी MCQs पेपर में आ चुका है, इसको मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया है कि हमारे पास पेज फॉल्ट कितने होते हैं। O into log n हमारे पास पेज फॉल्ट होते हैं जो कि हाईली अनडिज़ायरेबल है। तो हमारे पास न्यू और यूनिक इंडेक्स टेक्निक्स हैं डाटा वेयर हाउस में हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं। उन टेक्निक्स यहाँ पे बिटमैप इंडेक्स है और एक क्लस्टर इंडेक्स है। इन इंडेक्सेस को हम बाद में डिटेल में आगे पढ़ेंगे इससे अपने सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ से आपने बी ट्री के बारे में कुछ 3-4 लाइन्स आपने याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास इन लोगों ने कुछ जॉइंस के बारे में भी आपको बताया हुआ कि नेस्टेड लूप जॉइन है, इसके अलावा सॉर्ट मर्ज जॉइन है, इसके अलावा हैश बेस्ड जॉइन है। इन्हीं जॉइंस को हम आगे डिटेल में देखेंगे तो वहाँ से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्टिविटी है। सिलेक्टिविटी वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिविटी किस चीज़ का रेशो होता है? इट्स अ रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज इन अ कॉलम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज इन दैट कॉलम। तो ये आपको ये वाली लाइन एज इट इज़ प्रिपेयर करनी है। अगर आपको सिलेक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ पे उनने एक MCQs भी देते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे OLTP की फुल फॉर्म देखें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, और MIS की मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये भी आपने याद करनी है क्योंकि ये भी फुल फॉर्म अक्सर क्वेश्चन में आपको MCQs में आती हैं। अब यहाँ मैंने बताया कि जो रेशो ऑफ रिकॉर्ड है जो हमने रिट्राइव की हैं, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिखा है, आप देखें। रिकॉर्ड्स रिट्राइव हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स से और इन्वर्सली हैं सिलेक्टिविटी की। यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसके सामने होता है ना, वो जब इंक्रीज़ होता है तो वो दूसरी साइड पे इंक्रीज़ होती है, और वो डिक्रीज़ होता है तो दूसरी साइड भी डिक्रीज़ होती है। जबकि जो बिलो वाला है ना वो उसका ऑपोजिट होता है। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड रिट्राइव हुआ है, अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी इंक्रीज़ करेंगे, अगर वो डिक्रीज़ करेगा तो सिलेक्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास रिकॉर्ड रिट्राइव जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी इंक्रीज़ होंगे, ये डिक्रीज़ होगा तो ये भी डिक्रीज़ होगा। लेकिन जो नीचे वाला है ना उसका उलट होगा, अगर ये इंक्रीज़ होता है रिकॉर्ड रिट्राइव तो ये सिलेक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर सिलेक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है तो जो रिकॉर्ड रिट्राइव है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यही इसको यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है कि द रेशो ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्राइव टू द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रेजेंट इज़ हाई एंड हेंस द सिलेक्टिविटी इज़ लो। रिकॉर्ड हाई है तो सिलेक्टिविटी लो है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसी को नीचे ने एक्सप्लेन किया, इसको हम इस डायग्राम के जरिए से देख लेते हैं।
यहाँ पे जो है मैंने बताया कि एक बिज़नेस यूज़र है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारा जो मेन मकसद है वो इसमें येलो में लिखा हुआ है कि बिज़नेस यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो क्या करेगा, वो आईटी पीपल को रिक्वेस्ट करेगा कि उसको ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। आईटी पीपल क्या करेंगे, उस सिस्टम को एनालाइज करेंगे, डेवलप करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट क्रिएट करेंगे और उस बंदे को दे देंगे, उसको सेंड कर देंगे। अब वो बंदा उसको चेक करेगा, कुछ आंसर उसको मिल गए और कुछ आंसर उसको नहीं मिले, और उन आंसर की वजह से मज़ीद क्वेश्चन क्रिएट हो गए। फिर उसके पास मज़ीद क्वेश्चन आ गए, फिर दोबारा से उसको उनके आंसर चाहिए, दोबारा से वो आईटी पीपल से मांगेगा और ये सर्कल चलता रहेगा। इसी चीज़ को ने आपको टेबल में भी एक्सप्लेन करके पैराग्राफ में भी ये चीज़ एक्सप्लेन हुई जो हमने ऊपर डायग्राम में देख ली है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए, आप एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया हुआ है कि वो कितना डाटा स्टोर करता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो 18th मंथ का डाटा स्टोर करती है। उसके बाद रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स का जो है वो काम डिफरेंट होता है। उनका सीजन पैटर्न से भी काम हो सकता है, यानी कि ईद पे काम हो सकता है, वेडिंग सीजन है कि कोई भी ऐसा सीजन है तो उसमें रिटेलर का काम हो रहा है, तो उसमें 65 वीक्स का डाटा वो स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज़ है। इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास 7 ईयर्स का हिस्टोरिकल डाटा रखती हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज़, यहाँ से 3 एमसीक्यूज़ बनते हैं, आपने इनको अच्छे से करना है। नीचे इनको डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसा कि टेलीकॉम से आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम में जो है वो यूज़र की कॉल्स वगैरह, अपनी कंपनी की, अपने कस्टमर्स की जो कॉल्स वगैरह उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। रिटेलर जो है वो सीजनली पैटर्न को मैच करते हैं, और जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो एनालाइज करते हैं हिस्टोरिकल डाटा को, और फिर उसके बाद वो इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनी जो है वो बेहतर बनाते हैं। इसी को इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा। जैसे सीज़न है, देखें आप, ईद सीज़न के बारे में हमने डिस्कस किया है कि 65 वीक्स में क्या क्या होता है, तो ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, रेट ऑफ अपडेट डिपेंड ऑन। अब डाटा, उस डाटा को अपडेट करना किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये वॉल्यूम, डाटा के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि डाटा कितना है आपके पास, बिज़नेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा रखने की जो कॉस्ट है उस पर डिपेंड करता है, और बेनिफिट भी कि आप जो हिस्टोरिकल डाटा रखते हैं उसका कितना आपको फ़ायदा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप उसको अपडेट करें कि ना करें। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी रिकॉर्ड जो है वो रख रहे हैं अपने पास और उसकी कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर में जाने के बाद आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो सारी कॉस्ट आपकी वेस्ट हो गई है। तो इसलिए ये चीज़ भी चेक की जाती है कि हम जो डाटा रख रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट है, क्या वो कॉस्ट हमें उतना बेनिफिट देगी, उतना प्रॉफिट देगी या नहीं। बेनिफिट भी देखा जाता है, कॉस्ट भी देखी जाती है, बिज़नेस का नेचर भी देखा जाता है, डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट तरीके से अपडेट्स की जाती हैं, और उसके अलावा डाटा का वॉल्यूम भी देखा जाता है। उसके बाद यहाँ मैंने आपको कुछ और चीज़ें भी बताई कि पीरियोडिक और बैच बेस्ड क्या होता है और रियल टाइम क्या होता है। बैच बेस और रियल टाइम में देखें, रियल टाइम वो चीज़ें होती हैं जो उसी वक्त हैपन हो रही होती हैं, उसी वक्त हो रही होती हैं। जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, एटीएम में जब आप जाते हैं और आप एटीएम से स्वैप करते हैं और अपनी अमाउंट लेते हैं, तो वो आपके रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो वो हमारे पास रियल टाइम की ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए होते हैं, पूछा जाता है कि ये रियल टाइम है या फिर ये बैच है, या यस बैच है या फिर रियल टाइम है। बैच और पीरियोडिक जो है वो सेम है, आप देख सकते हैं पीरियोडिक और बैच है। तो बैच बेस्ड और रियल टाइम ये दोनों हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बैच बेस का पूछ सकते हैं आपको, रियल टाइम का भी डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करंट पेपर में आ चुका है, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया है जिसमें एटीएम की एग्जांपल थी और एक दो और भी थी, वो मुझे भी सही करके याद नहीं आ रही, मगर एक एटीएम वाली थी और जो है वो इन्होंने आपको लिखा हुआ था कि कैसे जो है वो एटीएम में रियल टाइम है या बैच है, तो आपने सिर्फ रियल और बैच में से चूज़ करना था। अगर आपको पता होगा कि रियल क्या है और बैच क्या है तो आप इजीली कर लेंगे। रियल में वो चीज़ें जो अभी हो रही हैं और बैच में वो चीज़ें जो हो चुकी हैं जो पहले वाली हैं, बस इतनी सी बात आपने यहाँ से याद करनी है। तो कोई भी सिनेरियो होगा तो आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो प्योरिस्ट अप्रोच के बारे में है कि प्योरिस्ट अप्रोच क्या होती है, वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच, यानी कि एक आइडियल अप्रोच जो कि हो नहीं सकता, आइडियल तो कोई भी चीज़ नहीं होती, तो वो आइडियल अप्रोच तो हो नहीं सकती। तो ये आपने बस इसका इतना सा बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास उसके बारे में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस हाईलाइटेड पॉइंट्स को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि क्या है। कीपिंग द डाटा नॉन वोलेटाइल एंड टाइम वेरिएंट, न्यू डाटा इज बीइंग एडेड टू द डाटा वेयर हाउस ऑन डेली बेसिस पे डाटा वेयर हाउस के अंदर नया डाटा रखा जाता है, वो ओवरली बेस पे हो सकता है, डेली बेस पे भी हो सकता है, तो हमने उस बैच अपडेट्स को, बाकी सारी अपडेट्स को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। लेक्चर नंबर 4 हमारे पास डाटा वेयर हाउस का पार्ट नंबर 4 है। अब पार्ट नंबर 4 को देखते हैं तो यहाँ पे आपको उन्होंने बताया कि डिसीजन मेकर जो होते हैं वो टिपिकली 24 आवर्स आपके लिए काम नहीं करते, ना वो 7 डेज़ अ वीक काम करते, लेकिन एटीएम करता है आपके लिए 7 डेज़ काम और 24 आवर्स। तो ये एक उसी को जिन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि एटीएम में आप कभी भी जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है आपको। लेकिन कोई एक पर्सन अगर उसकी जगह होता तो वो 6 डेज़ काम करता, 12 आवर्स काम करता, बाकी टाइम वो ना होता, तो उसके अलावा आपको मिडिल ऑफ वीकेंड पे आपको चाहिए हो सकते हैं पेमेंट, तो आप आराम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यही बातें इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इनका दोनों का डिफरेंस आपको पेपर में अक्सर आ जाता है, तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है।
अब क्लासिकल SDLC में क्या है और डाटा वेयर हाउस के SDLC में क्या है। क्लासिकल में क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर होती थी, उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते थे, उसके बाद उनका डिज़ाइन बनाते थे, फिर प्रोग्रामिंग करते थे, फिर उसकी टेस्टिंग होती थी, फिर उसकी इंटीग्रेशन होती थी और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की जाती थी। लेकिन डाटा वेयर हाउस में इसी का उलट हो रहा है। अगर आप देखें तो इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लास्ट पे हो रही है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट पे हो रही है। पहले आपको डाटा वेयर हाउस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, डाटा वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, उसके बाद डाटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद डाटा का टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा डाटा, उसके बाद आप डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद आप डाटा रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद आप अंडरस्टैंड को रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसका अपोजिट है। तो ये आपने इन दोनों का याद रखना है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इन दोनों का कंपैरिजन। उसके बाद यहाँ पे कुछ दो क्वेरीज दी हुई हैं, ये दो क्वेरीज भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले वाला भी आ चुका है। इस क्वेश्चन किस तरह से आया था कि OLTP की क्वेरी लिखने के लिए कहा था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की क्वेरी लिखें और डाटा वेयर हाउस की क्वेरी लिखें। तो OLTP में देखें क्वेरी किस तरह से, सेलेक्ट TX डेट फिर बैलेंस फ्रॉम TX टेबल वेयर अकाउंट ID इज दिस। ये हमारे पास OLTP की क्वेरी है। डाटा वेयर हाउस की क्वेरी बदल गई है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बैलेंस सेलेक्ट होगा, एज सेलेक्ट होगा, साल सेलेक्ट होगा, फिर जेंडर फ्रॉम कस्टमर सेलेक्ट होगा टेबल से, उसके बाद TX टेबल है, उसके बाद वेयर एज जो है वो 30 to 40 होनी चाहिए, उसके बाद एजुकेशन चेक की जाएगी, ग्रेजुएशन है या नहीं। इसके अलावा उसके बाद लास्ट में कस्टमर की ID कस्टमर टेबल से चेक की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास इसमें डाटा वेयर हाउस की क्वेरी में चेक होती हैं। तो ये दोनों क्वेरीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और डाटा वेयर हाउस का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, लॉन्ग में भी आता है, इसको भी देखिए। प्राइमरी की OLTP में यूज़ होती है, डाटा वेयर हाउस में यूज़ नहीं होती। इसमें प्राइमरी की का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें प्राइमरी की जो है वो प्राइमरी इंडेक्स इस्तेमाल होती है, इसमें प्राइमरी इंडेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें सिंगल टेबल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसमें मल्टीपल टेबल इस्तेमाल होते हैं डाटा वेयर हाउस में। इसमें जो है वो कुछ रोज़ रिटर्न होती है, लेकिन इसमें मैनी रो को रिटर्न करना पड़ता है। इसमें हाई सेलेक्टिविटी होती है क्वेरी की, जबकि इसमें लो सेलेक्टिविटी होती है। इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो प्राइमरी की पे होती है, जबकि इसमें इंडेक्सिंग जो होती है वो नॉन प्राइमरी की पे होती है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है, आपने इस तरह से याद रखना है। इसी का डिटेल डिफरेंस नीचे भी आपको दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कुछ पॉइंट्स पिक कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाले सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं तो फिर नीचे वाले पॉइंट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो याद नहीं हो रहे इन केस और आप नीचे वाले भी करना चाह रहे हैं तो नीचे वाले को भी आप कर सकते हैं। डाटा वेयर हाउस को स्कोप बताया हुआ है कि उसकी एप्लीकेशन न्यूट्रल में है, इसकी एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, इसका जो है सिंगल रिसोर्स ऑफ ट्रूथ है, और इसके अलावा क्वेरीज के अंदर जो है वो हार्डली पी के यूज़ करता है इनके प्राइमरी की, और ये प्राइमरी की पे ही बेस करता है। ये मिनट्स टू आवर कन्वर्ट करता है टाइम फिक्र, और इसमें सब सेकंड टू सेकंड कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ये आपने देख लेना है, इसी का डिफरेंस यहाँ पे इन्हें कुछ और भी कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स लिखे, इनको भी एक नज़र आप देख लीजिएगा ताकि आप अच्छा सा डिफरेंस लिख पाएँ। तो डिफरेंस पेपर में आपको आता है तो उसका अच्छा सा डिफरेंस आप लिख पाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम है, इसको डायग्राम को देखें, इसी को हम आगे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि डाटा वेयर हाउस जो है वो सिंपल डाटा वेयर हाउस में एक सिंपल सा डाटा आता है, वो स्टोर हो जाता है और वो यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसको डायग्राम मैंने शो करने की कोशिश की है कि टायर 1 है, टायर 1 के अंदर क्या है कि डाटा डिफरेंट रिसोर्सेज से आ रहा है। ठीक है, ऑपरेशनल डाटा बेस से आ रहा है, IT यूजर्स डाटा को भेज रहे हैं, WW डाटा वेब से आ रहा है, सेमी स्ट्रक्चर सोर्सेज से आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है। उसके बाद वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, इसको हम ETL को भी आगे पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसके बाद लोड हो रहा है, उसके बाद जाके वो डाटा वेयर हाउस में आ रहा है। जब वो डाटा वेयर हाउस में आ रहा है तो उसके बाद उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बन रहे हैं, इनको हम डाटा मार्ट्स कहते हैं, और मेटा डाटा को डाटा विद इन डाटा को डाटा मेटा डाटा कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो है वो टायर 2 के अंदर ओलाप सर्वर्स हैं, टायर 1 के अंदर डाटा वेयर हाउस का सर्वर है, ये भी MCQs आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बन के आ सकता है कि टायर 1 में, टायर 0 में क्या है, टायर 1 में क्या है, टायर 2 में क्या है, टायर 3 में क्या है। टायर 0 में हमारे पास डाटा है, टायर 1 में डाटा वेयर हाउस सर्वर के अंदर वो आ गया है, टायर 2 में हमारे पास ओलाप के सर्वर में वो गया है, इसको भी हम आगे देखेंगे, मोलाप रोलाप इन सारे सर्वर्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद वो क्लाइंट्स के पास टायर 3 में गया है, जहाँ पर रिपोर्ट उसकी बनी है, उसको एनालाइज किया है, डाटा को माइन किया गया है, और उसके बाद बिजनेस यूज़र को वो डाटा दे दिया गया। यानी कि बिजनेस यूज़र ने यहाँ पे IT यूज़र्स ने डाटा यहाँ से कुछ इन भी किया, कुछ लिया भी है, और उसके बाद बिजनेस यूज़र को यहाँ से डाटा मिल गया। डाटा मार्ट्स क्या है, डाटा मार्ट्स हमारे पास डाटा वेयर हाउस से ही क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डाटा प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये आपने याद रखना है। डाटा मार्ट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द डाटा वेयर हाउस टू सर्विस दैट नीड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज मार्केटिंग, सेल्स एंड एक्सेट्रा। ये वाला MCQs भी डाटा मार्ट के बारे में आपको MCQs आ जाता है, जिसमें डाटा मार्ट मिसिंग होता है, बाकी लिखा होता है, डाटा मार्ट को आपने लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद वाई दिस इज़ हार्ड, क्योंकि हमने डाटा डिफरेंट रिसोर्सेज से पिक किया है। डाटा के सोर्सेज अनस्ट्रक्चर्ड हैं, हेट्रोजीनियस हैं, रिक्वायरमेंट्स हमेशा बदलती रहती हैं, हमेशा जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे पास ओलाप पे जो है वो कुछ साइंटिस्ट ही ट्रेन हैं। तो ये सारी वजह की वजह से, रीजंस की वजह से ये हार्ड होता है।
ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन वीडियो की लेंथ पे नहीं जाना आपने। आज हमने 5 लेक्चर ज़रूर कंप्लीट करने हैं। अगर आपको थोड़ी सी आप वीडियो लेंथी होने की वजह से अगर आप थोड़े थक गए तो आप वीडियो को पॉज कर लें और थोड़ी देर बाद दोबारा से रिज्यूम करके इसको लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हाई इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स। ये जो स्टेप्स है ना, फेजेस 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ये इसके नाम आपने याद करने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाता है। फेज़ 1 के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, फेज़ 2 के अंदर कौन कौन से हैं, फिर फेज़ 3 के अंदर कौन से हैं। फेज़ 1 के अंदर सबसे पहले यूज़र की नीड को डिटरमाइन करना है, उसके बाद DBMS के सर्वर को डिटरमाइन करना है, उसके बाद हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को डिटरमाइन करना है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन और डाटा मॉडलिंग है, उसके बाद आपने मेटा डाटा रिपोजिटरी को कंस्ट्रक्ट करना है। फेज़ 2 है, फेज़ 2 के अंदर आने के बाद क्या होगा, डाटा एक्विजिशन होगी और क्लिनजिंग होगी। फिर 7 स्टेप में डाटा ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसपोर्ट होगा या पॉपुलेट होगा। उसके बाद जो है वो हमने कनेक्टिविटी को डिटरमाइन करना है, फिर प्रोटोटाइप क्वेरी रिपोर्टिंग को करना है, फिर डाटा माइनिंग होगी, फिर ओलाप में जाएगा, फिर हमारे पास स्टेप 3 के अंदर, फेज़ 3 के अंदर डिप्लॉयमेंट और सिस्टम मैनेजमेंट होगी। तो ये सारे स्टेप्स आपने एज इट इज़ याद रखने, इन्हीं को आगे हम देखते रहेंगे, थोड़े बहुत आते रहेंगे, तो आपके ये टर्म्स भी आपको यहाँ से याद कर लीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाटा वेयर हाउस शुड बी एबल टू सपोर्ट मल्टीपल एप्लीकेशन और मल्टीपल वर्कलोड को सपोर्ट करना चाहिए डाटा वेयर हाउस को। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होता है। लेक्चर नंबर 5 पे हमारे पास देखिए इंट्रोडक्शन टू डाटा वेयर हाउसिंग का पार्ट नंबर 5 है, जो हमारा लास्ट पार्ट है। इस पार्ट को भी अब देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको डिफरेंट डाटा के टाइप्स पाएंगे। जो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं इनको हम आगे देखते हैं, इनको आगे आगे आएगा ये। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हुई हैं ना, जो मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये यहाँ पर एक्चुअली में कंबाइन हो गए, यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के डाटा आपको वेयर हाउस यहाँ पे बताए, उन्हीं को अलग अलग करके ऊपर बताया, उसके बाद इन्हीं को इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया है। तो ऊपर वाला भी रीड कर लीजिएगा, ये वाला रीड कर लें तो ये वाला याद कर लें तो भी अच्छा है, ऊपर वाला कर लें आपकी मर्जी। हम नीचे वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस है, इंश्योरेंस डाटा वेयर हाउस है, और ह्यूमन रिसोर्स डाटा वेयर हाउस है, और टेलीकम्युनिकेशन डाटा वेयर हाउस है। इन चारों के आपने नाम याद करने हैं सिर्फ। फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस में एक्चुअली में जो मनी रिलेटेड इशूज़ है ना, उन सारों को डील किया जाता है जितनी भी मनी और ट्रांजेक्शन और ये सारे डाटा को स्टोर किया जाता है। इंश्योरेंस डाटा वेयर हाउस के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको स्टोर किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डाटा वेयर हाउस के अंदर ह्यूमंस के बारे में जो है वो चीज़ों को स्टोर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन डाटा वेयर हाउस के अंदर हमारे पास जो कॉल सेंटर के होते हैं ना, टेलीकम्युनिकेशन, वो सारे स्टोर किए जाते हैं। तो ये आपने इनके नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है इस तरह से कि डाटा वेयर हाउस की डिफरेंट टाइप्स बताएं, तो फिर आप सोचने लग जाएंगे कि टाइप्स कौन सी थी। तो टाइप्स ये वाली थी। ठीक है, डिफरेंट जो है वो डाटा वेयर हाउस की टाइप्स ये वाली हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सारे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला जो हम अभी देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास डाटा वेयर हाउस की एप्लीकेशंस हैं। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख भी दी है। यहाँ पे आपको वो बहुत सारी एप्लीकेशन दी हुई है। फ्रॉड डिटेक्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, डायरेक्ट मेल है, इसके अलावा क्रेडिट रिस्क प्रेडिक्शन है, कस्टमर रिटेंशन मॉडलिंग है, यील्ड मैनेजमेंट है और इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। इन्हीं सारे को अभी हम डिटेल में देखेंगे। इनमें से एक आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है कि फ्रॉड डिटेक्शन को एक्सप्लेन करें, या आपको कह सकते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट को करें, क्रेडिट रिस्क प्रेडिक्शन क्या है। तो इन सारों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर आता है, जिसमें से इन सारों में से किसी एक को एक्सप्लेन आपने करना होता है। तो इन सारों को हम नीचे देख लेते हैं। पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, देखें यहाँ पैराग्राफ में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पैराग्राफ को भी रीड करना चाहें तो कर लें, ऐसे पॉइंट्स रीड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले फ्रॉड डिटेक्शन है। फ्रॉड डिटेक्शन कैसे की जाती है डाटा वेयर हाउस के थ्रू? क्या होता है, इसके अंदर जो डाटा यूजेस का पैटर्न है ना, उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि डाटा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक बंदे का जो टिपिकली परचेज पैटर्न है उसको देखा जाता है कि वो किस तरह से ख़रीदारी करता है, क्या चीज़ें वो परचेज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ें जो है वो इकट्ठी बाई की जाती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब चीज़ें आपकी जो है वो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। इस एग्जांपल को निंचन ने बताया हुआ है कि एक बंदे ने किसी का ATM कार्ड अगर किसने चोरी कर लिया है तो वो क्या करेगा, उसके कार्ड को चोरी करने के बाद, यहाँ पर उन्होंने आपको बताया कि एक कस्टमर है दानियाल, उसका कार्ड चोरी हो गया है कराची से। तो स्टूडेंट कार्ड की जो है वो ऐसे भी कराची में बहुत ज़्यादा रेट हाई है। उसने क्या किया, कार्ड स्टोर करने के बाद बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का सामान वो ख़रीदना शुरू हो गया, क्योंकि कार्ड से पेमेंट नहीं निकलवा पा रहा था वो जो भी बंदा था जिसने उसका कार्ड लिया था। तो वो क्या करता है कि CDs, TV और इस तरह की चीज़ें वो बाय करना शुरू हो जाता है। तो हम उसके डाटा के पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो बंदा था दानियाल, ये तो ये चीज़ें लेता ही नहीं था, ये एकदम से ये सारी चीज़ें क्यों बाय कर रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत ही स्पीड में बाय कर रहा है, तेज़ तेज़ सारी चीज़ें वो बाय कर रहा है। तो ये इसका पैटर्न को ऑब्जर्व करके फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक बंदा है वो मिडिल क्लास से है, उनको पता है कि उसने यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए वो जाता है, वो बड़े बड़े मॉल्स में नहीं जाता,
छोटी शॉप से ही वो शॉपिंग करके बंदा खुश हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसके ऑब्जर्व करते हैं कि वो यहाँ से शॉपिंग करता है, वो यहाँ बड़े बड़े मॉल्स में नहीं जाता। तो अचानक से किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए और फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना शुरू हो जाए, तो वो भी शक में, वो भी शक के दायरे में आ जाता है कि उसके पास इतना सब कुछ अचानक से कहाँ से आ गया, जो सब कुछ चीज़ें वो बाय कर रहा है। तो यही फ्रॉड डिटेक्शन होता है। इसमें जो है वो यूज़र के डाटा को, जो पैटर्न होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके परचेज पैटर्न को भी ऑब्जर्व किया जाता है कि वो टिपिकली किस नौयत से वो चीज़ें ख़रीदता है। ठीक है, इस एग्जांपल को आप चाहें तो खुद भी रीड कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको अपनी वर्डिंग में फ्रॉड डिटेक्शन को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में यहाँ पे बैंक की एग्जांपल दी हुई है कि जैसे बैंक के अंदर कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे जाते हैं, शुरू में उनको नहीं पता होता कि कौन से कस्टमर उनके लिए प्रॉफिट लेकर आए और कौन से नहीं। टिपिकली क्या होता है कि 50% से जो बिलो हैं, यानी कि पर्सन है, मोर देन 50% जो कस्टमर्स हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होते, वो उनको कोई फ़ायदा नहीं देते, वो बस अकाउंट बनाते हैं और बस। लेकिन बैंक को ये नहीं पता होता कि कौन सा है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं? उनके बैलेंस से, उनके ट्रांजैक्शन बिहेवियर से। ठीक है, अगर आप एक बैंक में अपना अकाउंट बनाते हैं और बहुत टाइम से आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक कर देंगे आपका अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो चेक कर रहे होते हैं कि ये बंदा ट्रांजैक्शंस कर भी रहा है कि नहीं, बैंक को यूज़ कर भी रहा है। क्यों? आप ट्रांजैक्शन करेंगे तभी तो उनको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे, आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। जब उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर वो आपका कार्ड तो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो वो जो है वो पैटर्न को चेक करते रहते हैं तो उनको इनसे बेनिफिट मिल रहा है इस कस्टमर से कि नहीं। तो ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, इनकी प्रॉफिट को एनालाइज करना। इसको अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद टारगेट मेलिंग मार्केटिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक बंदों को मेल करने के लिए टारगेट किया जाता है, यानी कि जो ईमेल्स होती हैं। अगर आप देखें, अगर आप कुछ भी बाय करते हैं दराज से, आपका इंटरेस्ट क्लोथिंग की तरफ है, तो आपको दराज की बाद में क्लोथिंग की रिलेटेड ईमेल्स आएंगी। अगर आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं और कोई कपड़े वगैरह चेक करते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो उन्होंने आपको टारगेट कर लिया है, उसकी वजह से, आपके कुकीज़ की वजह से आपका डाटा उनके पास चला गया और उन्होंने आपको उन मेल में टारगेट किया है कि ये बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो इसमें करेंगे। आप जो है वो ये बहुत ज़रूरी है जो है वो सही बंदे को टारगेट करना। रॉन्ग बंदे को टारगेट किया जाए, ठीक है, इंटरनेट की वजह से अगर रॉन्ग बंदे को टारगेट कर लिया जाए और वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो, तो वो सारी ईमेल्स बेकार जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले वो बहुत आराम से इस चीज़ को चेक करते हैं कि कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। इंटरेस्टेड है तो उसी केस में जो है वो उसको मेल्स भेजी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन है। क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन में क्या होता है कि इसमें भी बैंक वाले की एग्जांपल ही मिलती है कि किसको लोन देना चाहिए, कस्टमर जो है वो स्टेबल है या नहीं है, तो इस चीज़ को चेक किया जाता है। इंटरेस्ट रेट जो है डिफरेंट कस्टमर्स की तरफ डिफरेंट होता है, तो वो चेक करते हैं कि क्रेडिट रिस्क हमारे पास प्रेडिक्ट किया जाता है कि इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसको भी यहाँ से आप एग्जांपल्स को रीड कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा और उसके बाद इसको आप अपनी वर्डिंग में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद यील्ड मैनेजमेंट हमारे पास क्या है कि जो है हम फिक्स इन्वेंट्री बिजनेस में जो वर्क करती है, अगर वो सडनली ज़ीरो हो जाए या आइटम की प्राइस वेरी करे तो उस चीज़ को भी नज़र रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एयर टिकट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं कि कितने एयर टिकट्स एक बंदा एडवांस में लेता है, कितने टिकट हैं, कितनी सीट्स हैं जो वैकेंट हैं, यानी कि खाली हैं। तो जैसे पता जब सीट खाली होंगी तो एरोप्लेन फ्लाई थोड़ी ना करेगा, तो वो एयर टिकट चेक की जाती है। इस चीज़ पे डिपेंड होता है कि सारी सीट्स बुक होनी चाहिए, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा, वरना तो उनको लॉस होगा। तो यील्ड मैनेजमेंट वो ये चेक करते हैं। उसके बाद वो ये उनका कस्टमर का प्रॉफिट चेक करते हैं कि वो कस्टमर उनके लिए कितने फ़ायदेमंद है, क्या उसकी जो राइड है, उसका जो टिकट है वन वे है या टू वे, वापस भी आएगा या नहीं। अगर टू वे है तो उस कस्टमर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो उनको ज़्यादा प्रॉफिट देगा एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जो सिर्फ वन वे ट्रेवल कर रहा है। इसी एग्जाम्पल को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। फिर एग्रीकल्चर में बात की जाती है कि एग्रीकल्चर में जो है वो उसके अंदर भी डाटा जो है वो डिकेट से कलेक्ट किया जाता है। आपके फार्मर्स का डाटा कलेक्ट होता है डाटा वेयर हाउस के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कोई फार्मर है 5-10 सालों से और बहुत मेहनत से काम कर रहा है, उसका डाटा जो है डाटा वेयर हाउस में मौजूद है, उसको लोन चाहिए तो उसको फ़ौरन लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर इन दैट केस एक बंदा अचानक से आ गया फार्मिंग में और आते उसने लोन मांगा तो उसे कोई भी लोन नहीं देगा। तो ये एग्रीकल्चर सिस्टम के जो डाटा है हमारे पास डाटा वेयर हाउस के अंदर सारे फार्मर्स का डाटा मौजूद है, उस डाटा को चेक किया जाता है और उसके बाद ही काम किया जाता है। तो लेट्स सपोज अगर डाटा वेयर हाउस में वो डाटा ही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत मुश्किल होगी, हम उसको जज नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग जो है वो एक्सपर्ट जजमेंट पे डिपेंड करता है और यहाँ पर यही चीज़ें इन्हें एक्सप्लेन की हुई हैं। इसको भी आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। उसके बाद मेजर इशू की बात की गई है यहाँ पे कि कौन कौन से इशू है। पहला इशू तो ये एक डाटा अनअवेलेबल है जो आपको चाहिए। उसके बाद जो आपको डाटा चाहिए वो उस फॉर्मेट में ही नहीं है जो आपको चाहिए, इलीगल फॉर्मेट में है, तो आप तो उसको ओपन ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है हम PDF डाउनलोड करते हैं तो PDF करप्टेड होती है,
फाइल ओपन नहीं होती क्योंकि वो इलीगल फॉर्मेट होता है, तो वो डाटा हमें मिलता ही नहीं है। तो ऐसे डाटा को हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, ये इसका एक इशू है। उसके बाद हमारे पास जो मेजर डाटा की डिटेल हैं वो डिजिटाइज ही नहीं है, यानी कि उनको कंप्यूटर्स में मिलाया ही नहीं किया हुआ, ठीक है, अभी भी बहुत सारा डाटा ऐसा है। उसके बाद हमारे पास ये जो कुछ 2-3 इश्यूज़ हैं ना, आपने बस इनको यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आज की इस वीडियो के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक देखे। ये 5 लेक्चर जो थे हमारे पास डाटा वेयर हाउस का इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने डिटेल में देखा कि डाटा वेयर हाउस क्या है, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको क्यों इस्तेमाल किया गया, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसका कितना ये हमारे लिए ज़रूरी है। आप देख सकते हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर आपका सारा डाटा स्टोर होता है, उसी स्टोर डाटा की हेल्प से ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर फ्रॉड को डिटेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए भी उस कस्टमर का, अगर बैंक डिटेक्ट कर रहा है तो उस कस्टमर का डाटा उनके पास होना चाहिए, वो अपने डाटा वेयर हाउस में चेक करेंगे। बैंक का अपना डाटा वेयर हाउस है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अपना डाटा वेयर हाउस है, हॉस्पिटल्स का अपना डाटा वेयर हाउस है, जिसके अंदर उन्होंने सारा डाटा स्टोर किया हुआ है। तो डाटा वेयर हाउस हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इस वजह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा बीटी देखा हम लोगों ने, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो इंपॉर्टेंट, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे, वो सारे मैंने आपको यहाँ से बता दिए। अब आपने इस लेक्चर को बहुत गौर से देखना है। वीडियो तो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो को आप जो है वो रोक रोक के देख सकते हैं, पॉज करके। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद अपने हैंडआउट्स को ज़रूर केयरफुली रीड करें, यानी कि लेक्चर नंबर 1 आप देखें, उसके बाद वीडियो को पॉज कर दें, अपने हैंडआउट्स पे जाएं, उसको एक अच्छे तरीके से एक रीडिंग दें, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, यानी कि आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ऐसा करते हैं कि पूरी वीडियो देख लेंगे आप और फिर कहेंगे हाँ मैंने तो पढ़ लिया, इस तरह से नहीं होता। इस तरह से आपको वो, आपकी जो माइंड होता है ना, वो चीज़ों को उस तरह से पिक नहीं करता, उस तरह से आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आप लेक्चर को देखने के बाद एक दफ़ा हैंडआउट्स को रीडिंग करेंगे, आप 5 लेक्चर एक दफ़ा देख लें अगर आपके पास टाइम है, उसके बाद आप हैंडआउट्स को एक दफ़ा रीडिंग दे दें, तो आपके ये 5 लेक्चर फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, आपको कोई भी फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइल आपको पता है कि अब जो है वो व्यू ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन फाइल से ही आए, फाइल से बहुत कम पेपर आता है। तो आप फोकस करना है अपने हैंडआउट्स पे। तो आपके पेपर में जो चीज़ें आती हैं वो बाहर से नहीं आती, वो आपके हैंडआउट से ही आती हैं। अगर आप देखें तो मैंने आपको हैंडआउट्स में भी जो 5 लेक्चर्स किए हैं, इसमें सारे एमसीक्यूज़ बताए हैं। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़, यही एमसीक्यूज़ आपके पेपर में उठाए जाएंगे। तो अगर आप एक दफ़ा डिटेल में रीडिंग देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको हाईलाइटेड हैंडआउट दे दूँगी, तो आप इसमें से हाईलाइटेड टर्म्स ही प्रिपेयर कर लें तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये वीडियो जो स्पेशली जो है वो जॉब होल्डर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी उनके पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने का। जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम है वो व्यू के लेक्चर देखें, उनको समझने की कोशिश करें, तो वो आपके ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि व्यू के लेक्चर आपको पता है 1 घंटे का एक है, और हमने यहाँ पे 1 घंटे से भी कम वक्त में 5 लेक्चर्स जो है वो कवर कर लिए हैं, और हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे कवर की हैं। तो आप व्यू के लेक्चर्स भी देख लें। अगर आपको यहाँ से कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो ये बेसिकली हमारे पास एक शॉर्ट लेक्चर है, एक शॉर्ट टर्म सीरीज़ है, ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स हैं। और इसलिए कोई भी बंदा मुझे कमेंट में ये ना कहे कि आपने ये नहीं समझा और आपने वो नहीं समझाया। जब लेक्चर प्रिपेयर कर लेते हैं हम बहुत मेहनत से करते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। मैंने बगैर रोके ये वीडियो बनाई है और काफ़ी टाइम से बना रही हूँ, और एक वीडियो मेरी ये कुछ इश्यूज़ की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई और वो मेरा टाइम सारा वेस्ट हो गया। मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई दूँ। अगर उससे भी आपका पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप टॉपिक वाइज स्टडी करें या फिर वीयू के ऑफिशियल लेक्चर से स्टडी करें। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लेक्चर नंबर 6 से आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।